किसान साथियों नमस्कार। डीडी हिमाचल से आप कार्यक्रम देख रहे हैं कृषि दर्शन। इस कार्यक्रम में हम कृषि और बागवानी के विभिन्न विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं। आप जानते ही है, संपूर्ण विश्व हिमाचल प्रदेश को फल राज्य के नाम से जानता है। सेब हिमाचल प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण फल है और यहाँ का उगा हुआ सेब भारत में ही नहीं अपितु विश्व के अन्य देशों में भी पहुँचाया जाता है। यहाँ उगने वाला सेब बहुत ही गुणवत्ता युक्त पाया जाता है और हमारी सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन बागवान साथियों, आजकल सेब के बागीचों में हमारे बागवानों को क्या कुछ करना चाहिए, कौन से वो विशेष कार्य है जो आजकल के समय में, इस ऋतु में, इस मौसम में ज़रूरी होने चाहिए, ये चर्चा आज के इस कार्यक्रम में हम करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो विषय है वो है सेब के बागीचों में सामयिक कार्य। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच बैठी है जो आयु में भी बहुत वृद्ध है और ज्ञान में भी बहुत अग्रणी है। ऐसी शख्सियत जिनका नाम डॉक्टर के.डी. वर्मा, सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष प्लांट पैथोलॉजी, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, हमारे बीच विराजमान है। वर्मा जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। धन्यवाद जी। हमारे बागवान किसान जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, सर्वप्रथम आपसे यही जानना चाहते हैं कि आजकल बागीचों में हमारे बागवानों को कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य सेब के परिप्रेक्ष्य में करने चाहिए। शुक्ला जी, जो आजकल के महत्वपूर्ण कार्य तो बहुत है, लेकिन जो इस वक्त खास करके सेब की जो ग्रोथ है या सेब की जो इस वक्त पौधे में ग्रोथ हो रही है, फ्रूट सेट हो रहा है और उसमें कई प्रकार की कुछ चीज़ें दिखने को आती हैं, कोई बीमारी है, कोई कीड़ा है, और इस प्रकार से कई चीज़ें हैं जो आजकल मुख्य रूप से करनी पड़ती है। जैसे आपने कहा कि हमारा जो फल है गुणवत्तापूर्ण है। गुणवत्तापूर्ण तभी होगा अगर हम इस समय में जो हमारे पौधों को नुकसान करते हैं या फलों को नुकसान करते हैं या पत्तों को, उनका नियंत्रण करना, उनके बारे में जानकारी और उनको कैसे हमने समय सीमा में उनको नियंत्रण करना है, ये सबसे ज़रूरी कार्य है। और वैसे तो सेब एक बड़ा महत्वपूर्ण फल है और जैसे आपने कहा भी है कि हिमाचल जो है सेब राज्य के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा इतना भी नहीं है, सेब जो है हिमाचल जो है फल राज्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ हर किस्म के फल हो जाते हैं। जैसे संतरा है, लीची है, जो निचले क्षेत्रों में होते हैं, सब ट्रॉपिकल इनको कहते हैं। फिर ऊपर आते हैं तो फिर गुठलीदार फल आते हैं, ऊपर आ जाते हैं फिर ये सेब आ गया, चेरी आ गई, बादाम आ गया। तो इसलिए हमारे हिमाचल को फल राज्य के नाम से भी जाना जाता है। केशव जी, मनुष्य के शरीर की बात करें तो मानव हर महीने, हर वर्ष अपना चेकअप हॉस्पिटल में जाकर करवाता है। उसे ये डर रहता है कि शरीर में कोई रोग तो नहीं लग गया। क्या ऐसा ही पेड़ों के संदर्भ में भी है? क्या बागीचों के संदर्भ में भी ऐसा है? यदि बागवान अपने बागीचे में पेड़ का स्वास्थ्य जांच करना चाहे तो ये सुलभ है, ये हो सकता है? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं जब भी बागवान से मिलता हूँ यही कहता हूँ कि अपने लिए तो आप हॉस्पिटल जाएंगे, आईजीएमसी जाएंगे, पीजीआई तक चल जाएंगे, एम्स तक चले, परंतु पौधों के लिए कहाँ जाते हैं आप? तो मैं सबको ये समझाता हूँ कि जैसे एक हमारी मान्यता है, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि सबसे अच्छी खाद वो होती है जो मालिक अपने पौधे के तने के पास जाए, उसके तौलिए में घूमे, वो उसकी खाद होती है। लेकिन जैसे आपने उसके सेहत की बात की, पौधे की सेहत कैसे जांची जाए, तो जो एक छोटा सा कार्य है, आप बगीचे में जाते हैं, आप सेब के पौधे को वैसे तो ये सेब का सारे साल भी कर सकते हैं, परंतु जब सेब के पौधे बिल्कुल ऐसे होते हैं सुप्तावस्था में, उस टाइम बहुत अच्छे काम हो सकते हैं। आप जाके पौधे को थोड़ा हिलाइए। अगर वो पौधा हिलता है तो इसका मतलब उसकी जड़ में कोई ना कोई समस्या है। एक तो वो तरीका हो गया। फिर अगर आप उससे ऊपर आ जाएं तो आप ऊपर अगर पत्तों को देखेंगे, कुछ साइड के पत्ते मुड़ जाते हैं, इसका मतलब कुछ समस्या है। कुछ साइड के पत्ते जो हैं वो पीले पड़ जाते हैं, उसके धब्बे आ जाते हैं, वो भी कोई समस्या है। और सबसे बड़ा तरीका, वो तो समझो ये समस्या है, सबसे बड़ा तरीका उसकी सेहत की जांचने का, जो हमारी एक वार्षिक ग्रोथ होती है एक पौधे की, वो अगर आपकी 18 इंच या 22 इंच हो या उस टहनी में कोई 30 से 35 पत्ते लगे हो तो समझा पौधा स्वस्थ है। अगर वो कम होंगे तो समझो उसमें कोई ना कोई व्याधि, कीड़ा या बीमारी का प्रकोप है। तो ये सिंपल सा तरीका है पौधों को सेहत जांचने का। केशव जी, आप बहुत ही साधारण शब्दों में बागवानों को बता रहे हैं
वैज्ञानिक भाषा बहुत क्लिष्ट है, लेकिन बहुत सामान्य भाषा में आप उन्हें समझा रहे हैं। हमारे बागवान अब आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन से मुख्य रोग है जो सेब की फसल को प्रभावित करते हैं। मुख्य रोग तो वैसे 4 प्रकार के हैं, जड़ों में लगने वाले रोग, तनों में लगने वाले, पत्तों में लगने वाले, फल में लगने वाले। परंतु आजकल ये समय में, क्योंकि ये महीना अब ज्येष्ठ का महीना बोलते हैं और वैसे जून बोलते हैं इसको, तो जून के महीने में जो मुख्य रोग पौधों में आते हैं, सेब के पौधों में खास करके, उसमें एक तो जी सबसे जो ज़्यादा हम देखते हैं चूर्णी फफूंद रोग आता है, कोंपलों में सफ़ेदी से आती है चूर्ण की तरह, तो उसको पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। एक तो आजकल बिल्कुल आता है। दूसरे जैसे अभी ये अप्रैल मई के महीने में या जून में, समझो आप जून के शुरू में, अब हमारे पिछले जो ये मई का महीना गया, इसमें एक लीफ स्पॉटिंग आती है, वो फफूंद से जनित होती है। उस फफूंद का नाम है अल्टरनेरिया। तो लोग कहते हैं अल्टरनेरिया स्पॉट है, अल्टरनेरिया स्पॉट है। उसका धब्बा होता है, ब्राउन सा होता है, सेंटर में उसका जो होता है कालक सी होती है, बिंदी सी लगी होती है। तो एक सामान्य तरीके उसको पहचानने का। और वो जब अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है कि पत्ते झड़ने लग जाते हैं। और जब पत्तों से पूरी खुराक नहीं मिलेगी, फल को खुराक चाहिए होती, पत्ते जो है उसका आहार तैयार करते हैं। आहार तो पत्ते तैयार, अगर आहार तैयार करने वाला जो सरफेस है या जो पत्ता है वो कमज़ोर है तो पूरा आहार नहीं मिलेगा, तो जो फल होंगे गुणवत्तापूर्ण नहीं होंगे, उसकी क्वालिटी नहीं होगी, मार्केट में अच्छा पैसा नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से ये रोग सबसे ज़्यादा भयानक है। और जो मैंने चूर्णी फफूंद रोग बताया वो इसलिए भयानक है कि वो ज़्यादातर आता है जो हमारी परागण की किस्में होती हैं, जैसे गोल्डन है, टाइडमैन है, या ग्रैनी स्मिथ है, रेड गोल्ड है, उसमें ज़्यादा आता है वो। पर अब क्योंकि उसकी भी अधिक हो गया है, फैल गया है सब जगह, तो कुछ जो हमारी कमर्शियल वैरायटी है रॉयल वगैरह, उसमें भी उसकी लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये दो तीन रोग हैं। क्योंकि अगर पत्तों के ऊपर कुछ होगा तो मैंने बताया आपको कि उसकी गुणवत्ता, खुराक नहीं बनेगी, खुराक नहीं बनेगी तो आपके फल अच्छे गुणवत्ता वाले, अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे आपको। क्योंकि असली काम तो ये है कि हमारे गुणवत्ता वाले फल हों, अच्छी क्वालिटी को, तो हमारे को अच्छे दाम मिलेंगे। उसके लिए हमारे को इन रोगों के ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा। और इसके लिए हमने एक छिड़काव सारणी बनाई हुई है, जिसके आधार पे हम इन फफूंद रोगों को कंट्रोल या उनको नियंत्रण करने की सिफारिश करते हैं कि इनका छिड़काव करिए और 10 से 15 दिन के अंतराल पे करिए, जिसमें हमारे ये सेलवेट है, सल्फ़र के कोई भी केमिकल फंजीसाइड्स हैं वो स्प्रे करेंगे तो वो रुक जाएगा। इस तरह से लीफ स्पॉट है जैसे अल्टरनेरिया, उसके लिए हमारे पास एक कॉम्बी प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसमें हम एक सिस्टेमिक फंजीसाइड होता है जो, और एक अंतर्वाही होता है, एक बाहर से लगने वाला होता है, जैसे कार्बेंडिज्म होता है एक फफूंदनाशक, और साथ में मैनकोजेब करते हैं। तो उनका दोनों का मिश्रण करेंगे तो आपका ये अल्टरनेरिया स्पॉट भी ख़त्म हो जाएगा। वो करना पड़ेगा इन्हीं दिनों में। इसके बाद जो आगे आने वाला रोग है, अभी इसी के साथ आने वाला है, क्योंकि इस साल हमारी जो मौसम का जो रुख है ना, ये बड़ा प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। प्रतिकूल मतलब मई में इतनी बारिशें हो गई हैं, और उसकी वजह से क्या होगा कि बगीचों में नमी आ गई, और जो फफूंद है वो हमेशा नमी के साथ पनपते हैं, नमी और थोड़ी गर्मी के साथ। तो वो दोनों चीज़ों का जो उसको एक अनुकूल वातावरण मिला तो वो पौधों को ख़राब कर रहे हैं। इसलिए हमें अभी से इसके लिए ध्यान करना पड़ेगा। जो हमारी छिड़काव सारणी में हमने इसकी वो विधि बताई है या समय बताया है, जैसे अब आजकल हमारा ये सेब का साइज़ वॉलनट से बड़ा हो जाता है, तो हम इस साइज़ पे हम कहते हैं भाई कैप्टाप स्प्रे करो, कॉम्बी प्रोडक्ट स्प्रे करो, इसीलिए कहते हैं ताकि पत्ते स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहे, भोजन अच्छा बने, फल अच्छे बने। तो ये एक तरीका है। आजकल तो ये 2 बीमारियां ज़्यादा है, एक तो एक पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, फिर अभी ये अल्टरनेरिया आ गया। तीसरा जो सबसे भयानक है वो है समय से पहले पतझड़ का रोग, वो भी फफूंद है, उसका नाम मार्सोनीना है। तो मार्सोनीना जो है उस पर जो आप पत्तों के ऊपर आप धब्बे देख, पहले तो ऐसा लगेगा भाई गहरा हरा रंग बनेगा पत्ते के ऊपर, फिर बन जाएगा थोड़ा सा भूरा रंग आ जाएगा, फिर बाद में वो काला बन जाएगा, और एकदम से फिर पत्ते झड़ने लगते हैं और फल रह जाते हैं ऊपर, पत्ते नीचे गिर जाते हैं। वो सबसे भयानक रोग है। उसके लिए भी छिड़काव सारणी में हमने यही सिफारिश की है कि आपको कॉम्बी प्रोडक्ट स्प्रे करने हैं, और 10 या 15 दिन के अंतर पे कर स्प्रे करेंगे, तब इससे आप बच सकेंगे। केशव जी, आपने बताया कि 4 प्रकार के मुख्य रोग रहते हैं, उनका प्रबंधन हमारे बागवानों को करना चाहिए। आपने अपने शब्दों में ही कहा कि इस वर्ष मौसम प्रतिकूल है,
बागवानों के अनुकूल नहीं है। हमारे जो बागवान है, जब ओलावृष्टि होती है, जब ओले बागीचे में पड़ते हैं, वो बहुत दुखी हो जाते हैं। ऐसी दशा में जब ओले बागीचे में पड़ रहे हो तो बागवानों को क्या करना चाहिए और अपने फसल की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए? देखिए, वैसे तो ओलावृष्टि तो एक समय पर भी नहीं निर्भर है, कभी भी ओला जाता है। जरूरी नहीं कि मार्च में ही आ जाए, अभी भी आ जाए, आता रहता है। लेकिन इस साल कुछ इसकी जो अधिक मात्रा में आ रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ओलावृष्टि के लिए एक तो उपाय यही है कि एंटी हेल नेट लगाते हैं लोग, ऊपर जाली लगाते हैं उसके ऊपर, तो उससे भी आपके ओले से बचत है। लेकिन जहाँ पर हर जगह हर एक आदमी के पास इतना सब प्रावधान नहीं है, तो वहाँ तो ओले से नुकसान हो जाता है। और ओले के नुकसान में भी आपको वही बात है कि उसके पत्ते झड़ जाते हैं। जब पत्ते नहीं रहेंगे तो उसमें उसकी वो पोषण कहाँ से आएगा? तो इसलिए ओला सबसे ख़तरनाक है जी। और ओले के लिए फिर यही है कि अगर ओला आ गया है तो ओला आने के तुरंत बाद, जब ओला पड़ता है उसके तुरंत बाद आपको इसका स्प्रे करना चाहिए, ये फंजीसाइड का, ताकि जो भी उसके ऊपर कोई जख्म होता है, पत्ते के ऊपर, टहनी के ऊपर, उस जख्म में किसी भी प्रकार का फफूंद अंदर प्रवेश ना करे और बीमारी पैदा ना करे। तो उसमें हमारे पास ये कार्बाइडिज़ में एक फंजीसाइड है जिसको बेवेस्टिन ब्रांड में आता है। ब्रांड बहुत हैं, मैं टेक्निकल बता रहा हूँ कि वैसे। और साथ में उसके आप मिला दीजिए, आपका क्या कहते हैं, मैनकोजेब मिला दीजिए, डाइथेन जिसको बोलते हैं, उससे भी इसका नियंत्रण हो जाता है। ये जब हो गया, उसके 3-4 दिन के बाद क्या करना है? 3-4 दिन के बाद आपने एक न्यूट्रिएंट का जो पोषक तत्व उसका स्प्रे करना। तो एग्रोमिन है, कई हैं पोषक तत्व, वो भी बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद आपने 10-12 दिन के बाद 1% यूरिया का स्प्रे करना है। उससे जितना भी आपको ओले से कोई डैमेज हुआ होगा, पत्ते का, टहनियों का, वो सब रिकवर हो जाएगा। तो ये एक विधि है। और सबसे बड़ी विधि जो एंटी हेल नेट हो, वो हर एक आदमी की पहुंच में भी नहीं है। कई उसके लगाने के, उसकी जो कॉस्ट है, कई चीज़ें उसमें, लेबर है। तो आम आदमी इसको, जो तो अच्छे प्रोग्रेसिव बागवान हैं उनके पास, सबके पास एंटी हेल नेट्स मिलेंगे आपको। तो वो तो एक तरीका। परंतु अगर ये नहीं है तो फिर अब ये विधि जो मैंने बताई है, इस तरह से आप इसका ओलावृष्टि का भी आप निवारण कर सकते हैं। जी। हाँ जी। डॉक्टर केशव, जब भी बागीचों में कोई बीमारी आती है, फल को नुकसान होता है, तने को नुकसान होता है, जड़ों को नुकसान होता है, पत्तों को नुकसान होता है, ऐसी दशा में हमारे बागवान बहुत हतोत्साहित हो जाते हैं और उनकी जो मेहनत है, उनका जो परिश्रम है, वो उनसे बिखरता हुआ दिखता है। जब भी बागीचे में कोई रोग आए तो बागवानों को सबसे पहले किसको संपर्क करना चाहिए और उस दशा में उनको सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए? सबसे जरूरी तो यही है कि अब तो आजकल जो है ना, ये हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। अब तो आप ऐसा कर सकते हैं, उससे जो संपर्क करना है तो हमारे एक तो बागवानी विभाग है हमारा जी, उनके ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक में उनके SMS हैं, विशेष रोग विशेषज्ञ हैं। उसके अलावा हमारे रीजनल स्टेशंस हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के मशोबरा में है, ऊपर कोटखाई में है, रोडू में है, शारबो में है। ऐसे जो हमारे स्टेशंस हैं वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। और नहीं तो हमारे विश्वास शिक्षा निदेशालय सोलन है, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। अब तो बड़ा सुविधाजनक हो गया है कि आप उस पेड़ की या उस फल की शक्ल, जैसे क्या हुआ, उसकी फ़ोटो लेके व्हाट्सएप करके एकदम साइंटिस्ट को भेज दीजिए, उसको देख के वो बता देगा भाई क्या बीमारी है या इसमें। अब ऐसा नहीं, बीमारी तो ऐसे एक चीज़ है, बीमारियाँ जो है ना जी, बीमारी ऐसे तो जितने भी हमारे नुकसान होते हैं प्रोडक्शन में, सेब में, कम से कम 15% जो बीमारियों की वजह से होते हैं जी। जो माना हमने इसका आंकन किया है, तो 15% तो जो रोग की नुकसान होता है हमारी प्रोडक्शन में, वो फफूंद की वजह से होता है। और बाकी जो 12-14% है वो जो हमारे कीड़े वगैरह लगते हैं। फिर 2-3% ये जो हमारी कुछ ये रोडेंट्स वगैरह होते हैं, चूहे वगैरह, दूसरी चीज़ें, इससे भी हो जाता है। तो मतलब 30-35% लगभग जो है हमारा ना, ये बीमारियां और ये कीड़े और कुछ डेफिशिएंसीज़ की वजह से हमारा लॉस होता है प्रोडक्शन में। तो इसके लिए हमारे को जागरूक रहना पड़ता है। जैसे आपने कहा भी, अगर फिर जहाँ अगर ज़्यादा आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा फैल रही है जो मैं कर रहा हूँ, फिर आपको पर्सनली भी जाना चाहिए, साइंटिस्ट से मिलो, क्योंकि अब तो साइंस का ज़माना है जी। और सबसे बड़ी बात ये हो गई है शुक्ला जी कि आजकल वो समय चला गया जब ठीक मौसम होते थे,
सर्दियाँ अच्छी पड़ती थी, बरसातें ठीक, अब तो हर चीज़ में एक विघटन सा हो गया है, इरेटिक हो गया सारा वेदर। इसमें हमारे को जो खेती बाड़ी करना है या फल का उत्पादन, ये बड़ा कठिन हो गया है। इसलिए आपको आज के समय में वैज्ञानिक से जुड़ना पड़ेगा। मेरा तो अल्टीमेट यही, मैं सबको यही राय देता हूँ कि अब आपकी वो जो पारंपरिक खेती थी ना, भाई परंपरा में चला हुआ ऐसा करो, वो नहीं रह गया। अब आपको साइंस से जुड़ना पड़ेगा, तभी आप अपने बगीचों को, अपनी प्रोडक्शन को, अपनी इकोनॉमी को बढ़ा पाओगे। अन्यथा अगर आप वो पारंपरिक ढंग से सोचोगे तो नुकसान ही नुकसान होगा। किसान एवं बागवान साथियों, डॉक्टर के.डी. वर्मा का कहना है कि आज के संदर्भ में यदि आप बागवानी कर रहे हैं तो आपको साइंटिस्टों से जुड़ना पड़ेगा, वैज्ञानिकों के परामर्श के अनुसार ही अपनी खेतीबाड़ी को करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम दिन प्रतिदिन बदल रहा है। अब मौसम में वो बात नहीं रही, क्योंकि जो महोदय मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, इनकी आयु लगभग 82 ईयर्स है, 82 वर्ष इनकी आयु है। इन्होंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे पड़ाव देखे हैं, ये जानते हैं बखूबी कि मौसम पहले कैसा हुआ करता था, आज कैसा है। डीडी हिमाचल से आप कार्यक्रम देख रहे हैं कृषि दर्शन। आज हम बातचीत कर रहे हैं सेब के बागीचों में सामयिक कार्य कौन कौन से होने चाहिए, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर के.डी. वर्मा से। के.डी. वर्मा जी सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष है प्लांट पैथोलॉजी के, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। डॉक्टर केशव, बागवान किसान जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, अब आपसे जानना चाहते हैं कि कई बार जब रोगों का आक्रमण होता है तो अंधाधुंध स्प्रे हमारे बागवान बागीचों में करते हैं। वो स्प्रे कहीं ना कहीं उनके लिए भी घातक है, उनका पैसा भी खर्च होता है, वो फल में जाएगी और शरीर में जैसे ही प्रविष्ट होगी तो बीमारियां पैदा करेगी। स्प्रे करते वक्त बागवानों को कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया। ये मैं वैसे अगर आप ना भी पूछते शायद मैं तब भी बताता, क्योंकि हमारे बागवानों के पास कई प्रकार के कार्य होते हैं, कई उनके पास कमियां हैं, जैसे कई जगह पानी की कमी है, कई जगह लेबर की कमी है। तो हमारे बागवान क्या कहते हैं कि वो दो बीमारी कीड़े को इकट्ठा ही करके मारने के चक्कर में रहते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ दवाइयाँ जो है वो पोषक तत्व भी मिला देते हैं, और बाद में क्या होता है, जैसे एक बड़ा इसका एक ज्वलंत उदाहरण मैं देता हूँ कि हमारे बागवान कहते हैं जी हमारे तो जी रस्टिंग आ गई फल के ऊपर। रस्टिंग क्यों आती है? रस्टिंग में आप ऐसा करते हैं कि आप एक फंजीसाइड में आप वो दूसरे न्यूट्रिएंट या हार्मोन वगैरह मिला देते हैं और उससे रस्टिंग आ जाती है। वो कहते हैं नई बीमारी आ गई। ये कुछ हमारे काम भी ऐसे होते हैं जिसमें अपनी गलतियों को हम नहीं समझते। एक सबसे बड़ा इसका ग्लेयर एग्जाम्पल क्या है, हिमाचल में पहले माइट का कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो माइट कीड़ा है ना जी, जिससे इतना आतंक मचा, तो लोगों ने क्या किया कि एक माइट ऐसा कीड़ा था जी कि वो फूलों के, छोटा सा कीड़ा था, वो फूलों में परागण की मदद करता था, घूमता था फूलों की पंखुड़ियों के बीच में और वो परागण की मदद करता था। लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने एक नया सोच पैदा कर दी कि जी अगर उस पर जब ब्लूम आता है फल, उस वक्त वो मेटासिड स्प्रे करने लग गए। तो मेटासिड तो जहर है। उससे क्या हुआ कि हमने लोगों को, उस टाइम हम बिल्कुल यंग स्टेज में थे साइंस में, 80s की बातें हैं, 89 90 की, हम कहते थे भाई ये मत स्प्रे करो। लोग कहते नहीं जी इसमें हीट आती है और फल अच्छे सेट होते हैं। हम कहते थे देखो भाई ये घातक है। उससे क्या हुआ जी कि जो माइट को एक खाने वाला कंट्रोल करता था, एक कीड़ा नियंत्रण करता अपने आप ही, उसमें रहता था, वो पौधों में ही रहता था। वो जो था वो थ्रिप्स बोलते थे उसको, वो उसको मतलब एफिड होता था, वो खाता था उसको। लेकिन क्या हुआ कि माइट की पॉपुलेशन हो गई ख़त्म और वो हो गई ज़्यादा। वो अब फिर बजाय माइट को खाने को पौधों के फूलों को खाने लग गया। उसको कहते हैं टेक्निकली रीसर्जेंस। एक काम करते हो कोई और चीज़ पैदा हो जिसको रिसर्च। तो हमने उस वक्त भी लोगों को समझाया था कि और बीमारियां हम सब चेक कर लेंगे, सब कुछ ठीक, लेकिन अगर माइट आ गया ये नहीं जाएगा। और वही बात आज होगी, माइट भी माइटियर हो गया, वो कीड़ा जिसको खाने वाला था मर गया, तो माइट को पार उसने फिर उनको खाना शुरू। तो कहने का मतलब है कि कई दफ़ा अनजाने में लोग ज़्यादा भावुक होके ये मैं सारे काम कर लूँ, ये न्यूट्रिएंट भी डाल दूँ। और ये हमारा एक फंडामेंटल मतलब जिसको कहते हैं ना थंब रूल है कि कभी भी आप स्प्रे करते हैं, ये जो न्यूट्रिएंट है या कोई पोषक तत्व जो भी काम करते हैं, इसको कभी किसी भी केमिकल में मिक्स नहीं करना। और कुछ केमिकल जैसे भी है जिसमें कोई चीज़ मिलानी, जैसे हमारे इसमें स्प्रे शेड्यूल में छिड़काव साइड में डोडीन नाम का एक फंजीसाइड है, उसके साथ कोई चीज़ नहीं मिलानी होती। तो कहने वाले कई चीज़ें हैं डूज एंड डोंट्स। एक हमारा इसके लिए एक चार्ट बना हुआ है, हर उस पर ब्लॉक में भी मिलेगा, सब जगह हमारी
कंपेटेबिलिटी चार्ट उसको कहते हैं कि कौन से केमिकल आपस में मिल के स्प्रे किए, कौन से नहीं किए। तो जो बागवान होता है वो प्रोत्साहित वो कहता है मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर दूँ, और जल्दबाजी, लेबर नहीं है, चलो एक ही पानी मिला उसमें सब कुछ मिला के कर दिया, उससे नुकसान ही नुकसान होते हैं। तो ये बड़ा जरूरी प्रश्न था, आपने अच्छा किया जो ये इस वार्ता के माध्यम से किसानों तक पहुंची बात। ये आपने भी बहुत बढ़िया सलाह दी कि अंधाधुंध स्प्रे करना भी कोई अच्छी बात नहीं है। आपने ये भी कहा कि स्प्रे शेड्यूल को पहचानना जानना बहुत ज़रूरी है। आपने अपने शब्दों में ये भी कहा कि वैज्ञानिकों का परामर्श समय समय पर वक्त पर लेना बहुत ज़रूरी है। और कई बार हमारा जो बागवान है वो अपनी समझ से कुछ ऐसे काम भी कर देता है जिससे जिस काम को आप रक्षा के लिए कर रहे हैं वही आपका भक्षक बन जाता है। और आने वाले समय में वो एक बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है। डॉक्टर केशव, बागवान किसान आपसे जानना चाहते हैं, हमारे बागवानों के द्वारा समय समय पर कटिंग, प्रूनिंग और ट्रेनिंग बागीचों में की जाती है, क्या ये चीज़ें भी रोग में नियंत्रण करने में सहायक रहती? बिल्कुल आपने सही बात बोली, क्योंकि हम जो पौधे के आकार बनाते हैं उसको कैनोपी मैनेजमेंट कहते हैं, और उसकी जो हम कटिंग करते हैं उसमें जो ब्रांचें छोड़ते हैं उसका भी एक सिस्टम होता है। हो क्या गया है कि लोगों ने, ज़मीनें तो कम है लोगों के पास, और जो हमारा एक रूपरेखा बनती है कि भाई पौधा इतनी दूरी पे लगना चाहिए, क्योंकि ज़मीनें कम हैं, बंट गई हैं, तो थोड़ी ज़मीन पे ज़्यादा पौधे लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि पौधे जो हैं वो घने हो जाते हैं। घने होने से क्या होता है कि उसमें प्रॉपर ना तो सनलाइट जाती है ना उसमें रोशनी जाती है। उससे क्या होता है कि उसमें अंदर नमी बनती है, उसमें बीमारी, कीड़े पनप जाते हैं। देखो ना, कुदरती बात है। तो वो भी एक कारण है। अगर आपकी प्रूनिंग और ट्रेनिंग ठीक हुई होगी, जो आपने ये पूछा ना कि अगर प्रूनिंग और ट्रेनिंग, अगर आपकी जो ब्रांचेज है वो ठीक ढंग से एक स्पेसिफिक अंतर पे छोड़ी हुई हैं, बाएं दाएं ऊपर नीचे, और आपस में क्रॉस नहीं कर रही हैं, तो कुदरती बात है उसमें पूरी सूर्य की रोशनी भी जाएगी और उसमें बाकायदा हवा की निकासी भी अच्छी रहेगी। उसमें जब अंदर ह्यूमिडिटी बिल्डअप नहीं होगी तो बीमारियां भी बिल्डअप नहीं होंगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर हमारा ये भी एक उद्देश्य होना चाहिए, जब हम प्रूनिंग ट्रेनिंग करते हैं ऐसे करें ताकि हमारे जो ब्रांचेस हैं वो एक डिफरेंट उस पर डिस्टेंस पे हो, उसके अंदर प्रॉपर सनलाइट जाए, ताकि, क्योंकि गुणवत्ता बनती है जी अगर सूर्य की रोशनी जाएगी तब कलर भी आएगा। कई जी कलर नहीं आता हमारे, कहाँ से आएगा कलर? आपने ढक दिए सब तरफ से, और फिर कहते ही रस्टिंग आ गई। रस्टिंग क्यों आती है? रस्टिंग इसलिए आती है कि अगर कभी भी आप स्प्रे करते हैं, अगर वो, क्योंकि आफ्टर डिपॉजिट हो जाती है पत्ते उसके ऊपर, अगर वो इवेपोरेट नहीं होगी, बहुत टाइम लगेगा इवेपोरेट होने में, तो नेचुरली वहाँ पे रस्टिंग हो जाएगी। ये भी एक कारण है रस्टिंग का, कि जब दवाई का जो वेपोरेशन है वो कम होता है, जब ये आपके पौधे घने होंगे और टहनियाँ आपस में मिलजुली होगी, तो उसमें भी ये रस्टिंग भी। कई लोगों को ये भ्रांति थी कि नहीं जी ये तो कोई बीमारी है। फिर मैं जब बगीचों में बागवानों से मिला तो मैं उनको बताया कि क्या कारण है इसका। फिर वो समझ गए कि हमारे को प्रूनिंग ट्रेनिंग वगैरह भी ठीक करनी पड़ेगी, नहीं तो ये हमारे को रस्टिंग भी एक समस्या आएगी, जिससे हमारी फल की क्वालिटी डाउन हो जाती है। डॉक्टर के.डी. वर्मा, आज हमारे बागवानों के पास हिमाचल प्रदेश में औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी है, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर है, हमारे पास हर ज़िला में कृषि विज्ञान केंद्र मौजूद है, हर ज़िला में हर ब्लॉक में हॉर्टिकल्चर के अधिकारी बैठे हैं, कर्मचारी बैठे हैं, एग्रीकल्चर के ऑफिसर्स बैठे हैं। इन लोगों की सहायता हमारे बागवानों को कैसे लेनी चाहिए? कृषि विज्ञान से कब संपर्क किया जा सकता है? औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी की सहायता बागवानों को कैसे लेनी चाहिए? वैज्ञानिकों से कैसे संबंध हमारे बागवानों को बनाना चाहिए? वैसे जो हमारा विश्वविद्यालय है उसका, तो हमारे जो रीजनल स्टेशन हैं वहाँ पे एक किस्म का एक दिवस भी मनाया जाता है, जैसे सेव दिवस मना लिया, उधर किन्नू दिवस मना लिया। ऐसे हर हमारे जितने रीजनल स्टेशन हैं वहाँ पे इस प्रकार के आयोजन होते रहते हैं। फिर उसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो अपनी जो टेक्नोलॉजी उसका डेमोस्ट्रेशन भी लगाते हैं बागवानों के बगीचों में या खेतों में, वो भी एक तरीका है टेक्नोलॉजी के लिए। दूसरे ये जैसे हमारे जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पे हमने हर प्रकार की सुविधा प्रदान की हुई है। जैसे हमारे वहाँ पे सॉइल टेस्टिंग की फैसिलिटी है। सबसे बड़ी कमी यही है जी कि जो हमारी बीमारियाँ क्यों आती हैं, आदमी क्यों बीमार होता है जब वो कमज़ोर होता है, पौधों में क्यों बीमारी आएगी जब वो पौधा कमज़ोर होगा। हमारा जो न्यूट्रिएंट का स्टेटस है ना, जब हम
फर्टिलाइज़र प्रॉपर रेशो में नहीं देंगे, या उसकी मात्रा या उसका समय, उसको तरीका कर, उसको खाद लगाने का तरीका कैसे करना है, वो भी लोगों को नहीं मालूम। वो ढर्रे में कर देते हैं, चलो छिड़का दिया, वैसे मिक्स कर दिया, ऐसा नहीं है। वो भी सारी चीज़ें क्या होती है इसमें, असली खाद आपकी पौधों को मिलती नहीं है, पौधे कमज़ोर पड़ते तो बीमारी कीड़ा आएगा। तो एक जो संतुलित आहार, संतुलित जो पोषण है ना पौधों का, वो भी एक मुख्य कारण है जो हमारे बगीचों में ये बीमारी कीड़े आते हैं। तो ये भी एक कारण है। अगर हमारे को संतुलित हम उनको खाद देंगे, जैसे पोटाश का लिए पोटाश लिए देते हैं कि उसमें पौधे में रोग रोधी शक्ति पैदा होती है। नाइट्रोजन देते हैं कि पौधे की बढ़ोतरी होती है। फॉस्फोरस के लिए देते हैं कि जड़ों का होता है। तो छोटी छोटी बातें हैं जो बागवानों को मालूम नहीं है, पर वो ढर्रे में करते हैं। लेकिन अगर संतुलन में नहीं करेंगे तो कुदरती बात है, वहाँ पे कोई ना कोई समस्या आएगी। डॉक्टर के डी वर्मा, आज आप इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हमारी हुई है। हमारे बागवान किसान जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, आपका जो इतने वर्षों का ज्ञान है वो गागर में सागर भरकर आपने उन तक पहुंचाया है, और आपका ये जो योगदान बागवानों के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए है, उसको वो अविस्मरणीय है, उसको बहुत लंबे समय तक याद रखा। इसमें थोड़ी सी बात मैं ऐड करना चाहता हूँ जी। जो हमारे बागवान स्प्रे करते हैं वो जरूरी बताना है जी। वो ऐसा करते हैं कि भाई एक तो पहले तो मिक्सचर ठीक नहीं बनाएंगे। जी, आपने के डी वर्मा जी बिल्कुल सही कहा कि हमारे बागवानों को वैज्ञानिकों से सलाह वक्त वक्त पर लेनी चाहिए। हमारे कार्यक्रम का भी वक्त हो चला है। आपका बहुत आभार इस कार्यक्रम में आने के लिए। दर्शकों, आज हम बातचीत कर रहे थे सेब के बागीचों में सामूहिक कार्य किस तरह से होने चाहिए। आज के इस कार्यक्रम को यहीं हम संपन्न करते हैं। इस कार्यक्रम में कृषि और बागवानी के विभिन्न विषयों को लेकर हम आपके समक्ष आते हैं। अब आज्ञा दें, नमस्कार।